तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन सुपरवाइजर को मार पीट कर वहाँ पर हरा तो देता है, लेकिन साथ ही वहाँ पर उसके दोस्त उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि जीजुन के काफी सारे ऐसे दोस्त हैं, उसके काफी सारे ऐसे डिसाइपल्स भी हैं जो कि आउटर क्लास के स्टूडेंट हैं, और तुम्हें पता है कि आउटर क्लास के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। जीजुन वहाँ से वापस आ जाता है और कहता है मैंने उन सभी के सामने लंबी लंबी बातें तो कर दी कि मैं उन सभी का सामना कर लूंगा, लेकिन वाकई में अगर कोई आउटर क्लास का स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है और मुझसे फाइट करता है तो मैं उससे फाइट नहीं कर पाऊंगा और ना ही फाइट को जीत पाऊंगा। वो चलता हुआ सीधा अपने रूम के सामने जाता है, अपने दरवाजे के ऊपर जाकर दरवाजे को ओपन करने के लिए एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही इस वक्त, जितनी स्ट्रेंथ और जितने स्किल्स मेरे पास हैं, इतनी स्किल और स्ट्रेंथ के साथ तो मैं एक ऑफिशियल स्टूडेंट का भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वाकई में यहाँ पर कोई आउटर स्टूडेंट आ गया तो फिर तो मैं बिल्कुल भी उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, वो तो मुझे मार डालेगा। तो जीजुन वहीं पर बिस्तर के ऊपर लोटपोट होना शुरू हो जाता है और कहता है हाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो वहीं पर बिस्तर के ऊपर लोटपोट होते हुए उसे कुछ याद आता है। जीजुन कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, वहाँ पर जब मैंने सुपरवाइजर के साथ फाइट की तो मैंने काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज किया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अभी मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे कि मैंने फाइट के दौरान जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज ना किया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस गैदर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, मेरे पास ही है। जीजुन कहता है मुझे लगता है कि सभी का ताल्लुक उस दिन की मिस्टीरियस लाइट के साथ है, उसी की वजह से ना सिर्फ मेरी कल्टीवेशन एबिलिटीज बढ़ी हैं, बल्कि यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जीजुन जल्दी से अपने बिस्तर के सरहाने के नीचे से एक क्रिस्टल को निकालता और कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी इस थ्योरी को चेक करना चाहता हूँ तो मुझे पहले इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना होगा, कि अगर तो वाकई में मेरे पास ज्यादा कल्टीवेशन वाली एनर्जी है तो मैं जल्दी से जल्दी इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो जीजुन वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है, उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़कर। जीजुन कहता है ये एक लो ग्रेड का क्रिस्टल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। मेरे जैसे लेबर स्टूडेंट्स को इस तरह के लो ग्रेड के क्रिस्टल्स दिए जाते हैं, हर महीने में यहाँ पर इस तरह के क्रिस्टल्स दिए जाते हैं ताकि हम लोग इनको एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकें। तो जीजुन उस क्रिस्टल को वहीं पर बैठ कर कल्टीवेट कर रहा होता है, तो उस क्रिस्टल के अंदर से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है और वो वहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, और थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो सारी एनर्जी जीजुन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। जीजुन अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये तो वाकई में काम कर गया। अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में जो क्रिस्टल होता है अब वो पाउडर बन चुका होता है, यानी कि उसके अंदर से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर जीजुन की बॉडी के अंदर चली गई है। जीजुन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है वैसे नॉर्मल हालात में इस तरह के क्रिस्टल की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे जैसे एक लेबर स्टूडेंट को पूरे 2 दिन लगते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब तो यह है कि मेरी कल्टीवेशन पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मेरे पास काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। और अगर मुझे अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना है तो मुझे और ज्यादा क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो लो ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं, मुझे हाई ग्रेड के या फिर मीडियम ग्रेड के क्रिस्टल्स की जरूरत है, लेकिन सेक्टर मास्टर तो मुझे इस तरह के क्रिस्टल्स नहीं देंगे। लगता है कि मुझे फिर से यहाँ पर सुपरवाइजर के पास जाना होगा और उसके पास जो हमारे क्रिस्टल्स उसने सालों से चोरी किए हैं वो सारे वापस लेने होंगे। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन सुपरवाइजर के रूम का दिखाया जाता है। सुपरवाइजर अपने रूम में अपने उन दोनों पर्सनल गार्ड से अपनी तशरीफ के ऊपर पट्टियां करवा रहा होता है, साथ साथ वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि जैसी वो उसकी तशरीफ के ऊपर पट्टी लगाते हैं तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो उसे कहते हैं सुपरवाइजर ये तुम क्या कर रहे हो, जरा आराम से यहीं पर लेटे रहो, यहाँ पर दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, तुम्हारा इलाज कैसे होगा। जबकि सुपरवाइजर चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहे होते हैं जरा आराम से मेडिसिन लगाओ, जरा भी अंदाजा नहीं है कि मेरी तशरीफ कितनी ज्यादा दुख रही है। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ कहते हैं उस कमीने जीजुन को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, जीजुन की बॉडी के ऊपर से मैं उसकी सारी की सारी खाल को भी उछील डालूंगा और फिर उसको सेलेस्टियल बीस्ट के सामने फेंक दूंगा। इसी वक्त बाहर से जीजुन की आवाज आती है, वो उसे कहता है सुपरवाइजर तुम्हें तो वाकई में कुछ भी नहीं पता, इंसान की स्किन तो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, हालांकि तुम खा खा के इतने ज्यादा मोटे हो चुके हो, लेकिन फिर भी लगता है कि तुम्हें डाइट के बारे में जरा भी नहीं पता कि कौन सा पार्ट खाने वाला होता है और कौन सा नहीं होता। सुपरवाइजर चिल्लाकर अपने गार्ड से कहती है चलो जल्दी से दरवाजे को सील कर दो, उसे अंदर मत आने देना। तो उसका गार्ड जल्दी से अपनी पावर को यूज करते हुए दरवाजे को सील करता है। साथ ही सुपरवाइजर अपने पास पड़े हुए एक लकड़ी के पंछी को पकड़ते हैं और उसे बाहर की तरफ फेंक देते हैं। वो लकड़ी का पंछी जैसी हवा में बाहर निकलता है उसी वक्त वो एक रियल पंछी बन जाता है। वहाँ से उड़ता हुआ सीधा उसके डिसाइपल के पास चला जाता है ताकि वो जाकर उसके एक आउटर डिसाइपल को इस बारे में बता सके कि सुपरवाइजर को यहाँ पर मदद की जरूरत है। जैसे वो पंछी उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है, जीजुन दरवाजे के ऊपर किक मारता है और उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। जीजुन अंदर आने के बाद उसे कहता है सुपरवाइजर
सुपरवाइजर लियू, तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह का एक कमजोर सा दरवाजा मुझे रोक पाएगा? मुझे यहाँ पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सुपरवाइजर लियू और उसके साथ वो दोनों गार्ड्स वो सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, जीजुन अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? क्या पहले वाली काम थी? तुमने हमें इतनी बुरी तरह से पीटा है। जीजुन उसे कहता है, मैं तो यहाँ पर अपनी हक की कमाई लेने के लिए आया हूँ। पिछले कई सालों से हमारे पास से बहुत सारे क्रिस्टल्स को चोरी किया है, हमारा हिस्सा खाते रहे हो। चलो जल्दी से वो सारे क्रिस्टल्स मुझे वापस करो, मैं अपने स्पिरिट स्टोन्स लेने के लिए आया हूँ। सुपरवाइजर लियू से कहते हैं, अगर वो सारे क्रिस्टल्स मैं तुम्हें वापस ना करूँ तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? जीजुन आगे बढ़ता है और उसकी तशरीफ के ऊपर एक चुटकी काटता है और कहता है, अगर तुम मेरे क्रिस्टल्स मुझे वापस नहीं दोगे तो मैं इसी तरह तुम्हारी तशरीफ के ऊपर चुटकियां काटता रहूंगा। सुपरवाइजर जैसी उसकी तशरीफ के ऊपर चुटकी करती है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जीजुन उसे कहता है, चलो जल्दी से वो क्रिस्टल्स मुझे दो, वरना मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक कि तुम्हारी पूरी की पूरी तशरीफ सुरख नहीं हो जाती, और उसके बाद मैं इसके ऊपर नमक मिर्च डालूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाली है। वो दोनों ही गार्ड सुपरवाइजर लियू से कहते हैं, सुपरवाइजर लगता है कि इस लड़के को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बैठने के लायक भी ना बचे। सुपरवाइजर अपने दोनों गार्ड्स की बातें सुनने के बाद जीजुन से कहते हैं, ठीक है मुझे ये बताओ तुम्हें कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए? जीजुन जहाँ पर जल्दी से हिसाब करना शुरू करता है और उसे कहता है, हमारे यहाँ पर लेबर स्टूडेंट्स में तो कोई तकरीबन 1000 के करीब लेबर स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हर स्टूडेंट को हर महीने 10 क्रिस्टल्स मिलते हैं और तुम उनका आधा हिस्सा खा जाते हो, यानी कि हर महीने तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट से 5 क्रिस्टल्स लेते हो। इन सभी का टोटल मिलाकर हो गया तुम्हें पिछले 3 साल का मुझे 50,000 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। 50,000 क्रिस्टल का सुनते ही सुपरवाइजर लियू और उसके दोनों गार्ड्स वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, 50,000 स्पिरिट स्टोन्स, तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स होंगे? सुपरवाइजर लियू भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, जीजुन तुम तो पागल हो गए हो, मेरे पास इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं। जीजुन उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि ये वाली कीमत बहुत ज्यादा है? मैंने सारा कुछ हिसाब लगाने के बाद ही तुमसे 50,000 स्पिरिट स्टोन्स मांगे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते रहे हो, के बावजूद मैंने तुम्हें यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। सुपरवाइजर लियू उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सारे बच्चों से मैं जितने भी क्रिस्टल्स लेता हूँ उनमें से आधे क्रिस्टल्स तो मुझे अपने हायर अप्स को देने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं अकेला ही करप्शन नहीं कर रहा, वो लोग भी रिश्वत लेते हैं, जबकि मुझे यहाँ पर बहुत ही कम हिस्सा बचता है। जीजुन उसे कहता है, तो इसका मतलब सभी के सभी लोग यहाँ पर करप्ट हैं और तुम सभी लोग हम बच्चों को लूट रहे हो। जीजुन उसे कहता है, अच्छा ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे पास कितने हैं, तुम मुझे कितने दे सकते हो? सुपरवाइजर लियू जल्दी से वहाँ पर फर्श के ऊपर से एक टाइल को हटाते हैं तो उसके नीचे एक बैग पड़ा होता है। उसे कहते हैं, मेरी सारी जिंदगी की कमाई इसी के अंदर है, देख लो जितने क्रिस्टल्स हैं वो सारे ले लो। जीजुन आगे बढ़ता है और उस पोटली को खोलता है तो उस पोटली के अंदर काफी सारे क्रिस्टल्स रखे होते हैं। जीजुन कहता है, इसके अंदर तो पूरे 100 टॉप ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं, जबकि 10 मीडियम ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जीजुन उसे कहता है, तुम यहाँ पर एक सुपरवाइजर लगे हुए हो, फिर भी तुम्हारे पास इतने ही कम क्रिस्टल्स हैं, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब निकले। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स होंगे, तुम्हें तो इस सब के ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। साथ ही वो उस पोटली को उठा लेता और कहता है, अब मेरा ये तुम्हारे पर उधार रहा, अगले महीने फिर तुम्हारे पास आऊंगा और ज्यादा क्रिस्टल्स को लेने के लिए, मेरे लिए काफी सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठे करके रखना। साथ ही जीजुन काफी ज्यादा खुश होता और कहता है, मैंने तो यहाँ पर पहली बार में इतने सारे क्रिस्टल्स ले लिए हैं, मुझे लगता है कि चोर बनना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे तो यहाँ पर चोर ही बन जाना चाहिए, लूटने में मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ। जीजुन जैसे उस थैली को लेकर वहाँ से जाने लगता है, सुपरवाइजर उसे कहते हैं, जीजुन मेरी बात सुनो। जीजुन कहता है, अब क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुमने अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे भी काफी सारे क्रिस्टल्स को छुपा कर रखा हुआ है। सुपरवाइजर लियू से कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लो, हर महीने मुझे जितने क्रिस्टल्स मिलेंगे उसमें से आधे क्रिस्टल्स मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, हम दोनों यहाँ पर मिलकर इन सारे बच्चों को लूटते हैं। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद उसकी तशरीफ के ऊपर फिर से एक थप्पड़ लगाता है। सुपरवाइजर लियू थप्पड़ खाने के बाद फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जीजुन उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई रिश्वत लेने वाला बंदा हूँ? मेरा नाम जीजुन है और मैं एक राइजिंग वॉरियर हूँ जो कि जस्टिस के साथ खड़ा है, यहाँ पर किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। मैं हमेशा राइटियस पाथ पर चलूंगा और एक राइजिंग वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी घटिया काम नहीं करूंगा और ना ही तुम मुझे यहाँ पर खरीद सकते हो। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है, बहुत ही जल्दी मैं स्काईसवर्ड सेक्टर का एक ऑफिशियल डिसाइपल बन जाऊंगा, तुम देखना, तुम सभी लोग देखोगे। ऑफिशियल डिसाइपल बनने के बाद मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा कि इस दुनिया में जितना भी ईवल है उस सभी को मिटा दूंगा। यहाँ पर बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ, लगता है कि अब मैं अपनी जूनियर सिस्टर्स को अपने साथ लेकर बाहर घूमने फिरने के लिए भी जा सकता हूँ। जबकि सुपरवाइजर लियू के जाने के बाद कहते हैं, जीजुन जितनी ज्यादा खुशी
मनानी है मना लो, जितना मुझे लूटना है लूट लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारा अंत होने वाला है। यहीं पर नेक्स्ट सीन टियानजू पीक का दिखाया जाता है, एक माउंटेन के ऊपर। वो उड़ने वाला पंछी सीधा जाकर एक लड़के के कंधे के ऊपर बैठ जाता है। ये लड़का एक आउटर डिसाइपल है। वो पंछी आकर उस लड़के को मैसेज देता है, तो वो लड़का कहता है लगता है कि मुझे फिर से उसकी मदद करने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लियू डाव मुझे फिर से किसी को मारने के लिए बुला रहा है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।